तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 4 के मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में इस वीडियो में एकदम बेहतरीन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले की जो वीडियो थी उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र के बारे में। तो लोथर मेयर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक वर्ड अपने नियम में यूज किया जिसका नाम था क्या, आवर्ती फलन। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के वजह से लोथर मेयर को हमें क्या करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। इन्होंने बताया आवर्ती फलन का मतलब मैंने बताया था कि जैसे 6 बजे हमारी अगर क्लास चालू होती है तो फिर से 24 घंटे के बाद फिर से 6 बजेगा और फिर से हमारी कक्षाएं चालू होंगी। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि हमारी जो कक्षा है, हमारी जो क्लास है वह किसके आवर्ती फलन है, घंटों के आवर्ती फलन है। 24 घंटे के बाद रात फिर से आनी है तो यह क्या है, दिन और रात का होना क्या है, घंटों का आवर्ती फलन है। रविवार अगर आज है तो फिर से 8वां दिन जो आएगा फिर से क्या आएगा, रविवार आएगा, तो यह दिनों का आवर्ती फलन है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में, 1 साल में। तो 1 साल जैसे ही होगा वह सूर्य का एक चक्कर लगा करके पूरा कर लेगी, तो वह किसका आवर्ती फलन है, साल का आवर्ती फलन है। तो वहां पे देखिए लोथर मेयर ने अपने उसमें बताया था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु आयतन के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि परमाणु आयतन जैसे जैसे बढ़ता है, आवर्ती फलन का मतलब होगा, जैसे आप क्या समझे, एग्जांपल मैंने दिया, उस एग्जांपल में आप क्या समझे, घंटों का आवर्ती फलन, यानी फिर से वही आ जा रहा है, यानी घंटों का आवर्ती फलन, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लोथर मेयर ने जो बताया था वहां पे आयतन के हिसाब से उन्होंने बताया था कि आयतन के परमाणु के जो गुणधर्म होते हैं वह परमाणु आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अगर उनके परमाणु आयतन को अगर हम एक उनके वक्र में परमाणु आयतन का जो वक्र बताया था उस वक्र में क्या देखने को मिला था कि जितने भी तत्व ताप पे थे उनके वक्र पे, उन सभी का गुणधर्म क्या था, समान था। यानी कि जो ताप पे आ रहे हैं, जितना वक्र क्या है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्र बढ़ता जा रहा है और जो ताप पे आ रहे हैं उनका गुणधर्म सभी का समान है। जो अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है, उनके सभी के गुण समान है। जो आरोही क्रम में, जो बढ़ते क्रम में है, उन सभी के गुण समान है। तो इसलिए वहां पे किसके आधार पे लिया गया था, आयतन के आधार पर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़िए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है। देखिए परमाणु भार को लेकर के लोथर मेयर भी चले थे और परमाणु भार को ही लेकर के मेंडलीव भी चले थे। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है एक उनके आवर्त नियम पर आधारित है, मेंडलीव के आवर्त नियम पे आधारित है, जिसके अनुसार पढ़िएगा कि जिसके मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार, द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान को ही हम कहते हैं भार। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव ने एक ऐसा संरचना बनाया, एक ऐसा टेबल बनाया कि सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ ताश के पत्तों को लिया, क्या किया, कुछ ताश के पत्तों को लिया और जितने सारे तत्व थे उस टाइम, ये मेंडलीव के टाइम में ये लगभग 1869 का समय है और इस टाइम में लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया कि कुछ ताश के पत्तों को लिया और इन 63 तत्वों के सभी तत्वों के, जैसे एक पत्ता लिया, ताश का एक पत्ता लिया जिसमें अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को रखा, तो हाइड्रोजन के जितने गुण थे उसको एक में लिखा। फिर से अगर
लिथियम को लिया तो लिथियम के जितने गुण थे उसको एक पत्ते पे रखा, फिर से अगला पत्ता लिया तो अगर सोडियम है तो सोडियम के गुण को लिखा। तो ऐसे ही इन्होंने पूरे कितने तत्वों को लिया, 63 तत्वों को लिया, और 63 तत्वों के सभी के गुणधर्मों को उन्होंने एक पत्ते पे लिखा। और इस पे लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि जिन जिन तत्वों के गुणधर्म मिलते जुलते थे उन तत्वों को एक दूसरे के नीचे लगाना चालू किया, कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इन सबको क्या किया कि जिन जिन तत्वों के गुणधर्म मिल रहे थे, इन्होंने जो पत्ते पे इन्होंने लिखा था 63 तत्वों के गुणधर्मों को लिखा था, तो इन 63 में से जिन जिन तत्वों के गुणधर्म मिल रहे थे उनको उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के नीचे रखना शुरू किया। उनको ये देखने को मिला कि ये जो तत्व हैं उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए स्क्रीन पे आ रही है आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसमें आपको देखने को मिलेगा जब इन्होंने इनके गुणधर्मों को लिखने के पश्चात एक दूसरे के नीचे इसको रख करके व्यवस्थित किया, तो इन्होंने ये देखा कि जितने भी तत्व रखे हुए हैं उनके परमाणु भार, जितने भी तत्व रखे हुए हैं उनके परमाणु भार किस क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करें, तो उनके गुणधर्मों में क्या देखने को मिलती है, आवर्तिता देखने को मिलती है, दोहराना, पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। जैसे इनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में इसको सजाया, और सजाने के बाद देख रहे हैं कि जो लिथियम के नीचे जो सोडियम आ रहा है, इन दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण लगभग क्या है, मिलते जुलते हैं। सोडियम के नीचे जो पोटेशियम आ रहा है, इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। पोटेशियम के बाद जो रुबिडियम आ रहा है, इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। रुबिडियम के बाद जो सीजियम आ रहा है, इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने अपना आवर्त नियम इसी के आधार पर दिया। देखिए स्क्रीन पे आ रही है आपके मेंडलीफ भाई साहब की आवर्त सारणी। इसमें देखिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन सब में सबका परमाणु भार देखिए बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है। इन सबका परमाणु भार किस क्रम में मिल रहा है, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में मिल रहा है। और नीचे से ऊपर आने पर इनके गुणधर्म क्या देखने को मिल रहे हैं, समान देखने को मिल रहे हैं, एक प्रकार लगभग एक समान देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने अपने नियम में इन्होंने जो टेबल बनाया उसमें यही बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके जो गुणधर्म है वह के उनमें क्या देखने को मिलती है, आवर्तिता देखने को मिलती है, पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। यही आपका है मेंडलीफ का आवर्त नियम। क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो देखिए जब भी हम कभी आवर्त सारणी का अगर नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग की बत्ती किसके नाम से जलती है, मेंडलीफ के नाम से जलती है। तो ऐसा क्यों था? देखिए मेंडलीफ ने इतना कार्य किया। सबसे पहले पहला चीज, सबसे बहुत अच्छी इनकी खासियत क्या थी कि उस समय तक कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। और इनके आवर्त सारणी, इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें 63 के 63 तत्व पूरे के पूरे आ गए। और सबसे बड़ी बात ये है जिसके लिए हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए, वो ये है कि इन्होंने जैसे अगर एल्युमिनियम का स्थान जहां पे रखा है आवर्त सारणी में, उसी के नीचे एक खाली स्थान इन्होंने छोड़ा है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी लिखा है। यानी कि इन्होंने क्या किया, ये ज्योतिष का भी कार्य किए हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एल्युमिनियम के बाद एक तत्व आएगा। जैसे कोई भविष्यवाणी नहीं करता है, कोई बाबा वगैरह आता है और भविष्यवाणी करता है कि बच्चा तेरी लाइफ में ये होने वाला है, उसी प्रकार से मेंडलीफ ने भी ये कहा कि एल्युमिनियम के नीचे बच्चा ये आएगा और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम फला होगा और उसका परमाणु क्रमांक फला होगा और उसके गुण ऐसे ऐसे होंगे। यानी इतनी बड़ी भविष्यवाणी इन्होंने किया कि
कई भी उनके आवर्त सारणी में कई जगह ऐसे हैं जिसमें खाली स्थान, रिक्त स्थान इन्होंने छोड़ा है और उसका बाकी उसकी संरचना यानी कि जो परमाणु भार उपग्रह है, उनके गुणधर्म है, उनको इन्होंने पहले ही बता दिया, यानी तत्वों की खोज होने से पहले ही बता दिया, जिसके कारण ही हम मतलब इनके इस कार्यों के कारण ही जब कभी भी हम आवर्त सारणी का नाम लेते हैं, हालांकि इनमें आगे चलकर के काफी दोष रहा और आगे चलकर के जब कुछ और तत्वों की खोज हुई तो धीरे धीरे इनकी आवर्त सारणी फेल होती गई, लेकिन फिर भी इन्होंने जो इतना सारा कार्य किया, इसी की वजह से हम मेंडलीव को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और जब कभी भी आवर्त सारणी का नाम आता है तो हम किसको याद करते हैं, मेंडलीव भाई साहब को। देखते हैं कि इनकी आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार से है। तो इनकी आवर्त सारणी की संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए क्या है कि इस प्रकार से ऐसे क्षैतिज ऐसे कितने का इसको कहते हैं आवर्त क्या कहते हैं, आवर्त, यानी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, कौन सी क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। इनकी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त। तो अगर आपसे प्रश्न 1 नंबर में ये कोई पूछ लेता है कि बताइए कि आवर्त किसे कहते हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 6 है। और जो इस प्रकार से कॉलम है, इस प्रकार से जो कॉलम है, इनको हम कहते हैं वर्ग। इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब है ऊर्ध्वाधर कॉलम। ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम जो है, इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 8 है। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 8 है, जिसे हम रोमन अंक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 8 वर्ग हैं उनको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। और प्रत्येक वर्ग जैसे ये पहला वर्ग है ना, तो पहले वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग हैं, ए और बी। प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग हैं। देखिए जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें देखते जाइए मैं यहाँ जो बता रहा हूँ। इनमें वर्गों की संख्या कितनी है, 8 है। और प्रत्येक वर्ग को रोमन अंकों से दर्शाया गया है, प्रत्येक वर्ग को रोमन अंकों से दर्शाया गया है। और प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग हैं, ए बी। इसमें भी कितने हैं, 2 उपवर्ग, ए बी। इसमें भी कितने हैं, ए बी, 2 उपवर्ग, 2 उपवर्ग ए और बी। इसमें भी कितने हैं, ए और बी। इसमें भी कितने हैं, ए और बी। इसमें भी कितने हैं, ए और बी। यानी कि प्रत्येक वर्ग में 2-2 उपवर्ग हैं। 8 जो लास्ट वाला है इसमें 3 उपवर्ग हैं। इसमें कितने उपवर्ग हैं, 3 उपवर्ग हैं, यानी कि 3 कॉलम है इसमें। इनको अक्रिय गैसों या इनको शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। इन वर्गों में कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें भी शामिल है। अक्रिय गैस यानी जो किसी भी तत्व के साथ जो क्रिया नहीं करती वह क्या है, अक्रिय गैस। तो इनको लास्ट में शून्य वर्ग या 8वें वर्ग में व्यवस्थित किया है इन्होंने। अब देखिए कुछ इसमें और खास बातें हैं कि जैसे इनकी संयोजकता भी फिक्स है। पहले वर्ग की संयोजकता 1 2 3 4, फिर से 3 2 1। इसकी तो भाई 0 हो ही जाएगी, किसी से क्रिया नहीं करता। संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है कि उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। यानी कि फर्स्ट वर्ग का जो तत्व है इसकी संयोजकता 1 है। कहने का मतलब यह है कि इसके परमाणु नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ये कर सकता है। इस वर्ग के सारे तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस वर्ग के सारे तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1। संयोजकता का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1 अगर इसकी संयोजकता है तो यह 1
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किसी भी तत्व के साथ कर सकता है। तो इसकी मुख्य बात कितनी सुटेबल सारणी थी कि सभी जितने भी तत्व थे सबके परमाणु भार किसमें थे, बढ़ते हुए क्रम में थे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इनमें 8 वर्ग थे जिनको रोमन अंकों की सहायता से दर्शाया गया था और प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग थे और प्रत्येक की संयोजकता भी फिक्स थी, कि संयोजकता भी क्या थी, फिक्स थी। तो इतनी रही बात। अब जैसे देखिए संयोजकता का मतलब क्या है, इसमें जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1। तो 2 हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, तो ये इसको लेगा और ये इसको लेगा, तो ये क्या बनाएगा, मिल करके कितना बनाएंगे, H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिल करके क्या बनाएंगे, H2 हाइड्रोजन हीलियम गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब देखिए इस वर्ग में आपके ऑक्सीजन है, आप टेबल में देखिएगा, इस वर्ग में 7वें वर्ग में ऑक्सीजन है और पहले वर्ग में क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता इस वर्ग में कितनी है, 2 है। तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख लीजिए और इसको तिर्यक इस प्रकार से मिला दीजिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो H2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 हो गया और वो कितना हो गया, 1 हो गया। आपका क्या बन गया, जल बन गया। अब देखिए कितना सुटेबल चीज है कि इस तरह से हम किसी भी तत्वों की क्रिया, रिएक्शन और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझ सकते हैं। जैसे आप कोई और एग्जांपल देख लीजिए, एक और बताते हैं। इसी तत्व वर्ग 1 में आपका क्या है, लिथियम है। लिथियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। वर्ग 7 में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो लिथियम को इधर मिला दीजिए, O को यहां इससे मिला दीजिए। L कितना है, Li को कितना लेना है, 2, Li2 और ये क्या लेना है, तो लिथियम ऑक्साइड। क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड। जैसे अगर कोई भी और भी आपको लेना है तो जैसे लिथियम के साथ अगर हाइड्रोजन को मिलाना है तो लिथियम की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इसको तिर्यक इस प्रकार से मिलाएंगे तो Li कितना हो जाएगा, H। तो ये आपका है ऑक्साइड है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड। और ये क्या है, हाइड्राइड है। ये क्या है, हाइड्राइड। तो आप देख रहे होंगे जो मंडलिक की आवर्त सारणी है उसमें एक कॉलम ऑक्साइड का है, एक कॉलम हाइड्राइड का है। ऑक्साइड और हाइड्राइड से यहाँ क्या मतलब है, जो आवर्त सारणी में आपको बगल में दिख रहा है ऑक्साइड और हाइड्राइड, तो इन ऑक्साइड और हाइड्राइड का मतलब क्या है। देखिए जब O के साथ कोई तत्व मिलकर के जब बनाता है यौगिक तो वह क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। और जब हाइड्रोजन H के साथ मिलकर के कोई भी तत्व यौगिक बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 को ही क्यों लिया गया है, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 ऐसे तत्व हैं जो अत्यंत सक्रिय हैं, किसी भी तत्व के साथ बहुत ही जल्दी से क्रिया करते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, जैसे कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेरिलियम को देखा जाए। बेरिलियम की संयोजकता देखिए, बेरिलियम दूसरे वर्ग का तत्व है। बेरिलियम की संयोजकता कितनी है, 2 है। बेरिलियम की संयोजकता कितनी है, 2 है। और बेरिलियम के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाना है तो बेरिलियम के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाना है तो ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी है, 2 है। तो ये इसको अगर तिर्यक मिला दे तो Be कितना है, Be कितना है, तो Be आपका कितना है, Be के साथ 2 लेना है, ऑक्सीजन के साथ कितना लेना है, 2 लेना है, तो Be2O2 हो जाएगा। अगर Be के साथ हमें H को अगर रखना है, Be का अगर यानी कि बेरिलियम का हमें अगर हाइड्राइड बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, देखिए बेरिलियम का जो संयोजकता है वह कितना है, 2 है और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। इसको तिर्यक कर देंगे इस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा Be कितना, 1, H कितना, 2, तो BeH2 ये आपका बेरिलियम का हाइड्राइड है और ये आपका बेरिलियम का ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हाइड्राइड और ऑक्साइड को देखिए, इन आवर्त सारणी में एक चीज और लिखी है जो चीज आपको परेशान कर रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे देखिए ये लिखा है RH, R2, RH2, RH
इस प्रकार से जो लिखा है इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए फर्स्ट के लिए अगर देखा जाए, फर्स्ट कॉलम के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो यहां से देखिए RH, एक का मतलब मैं समझाता हूं, RH का मतलब यहां क्या है। देखिए H का मतलब तो हाइड्रोजन, आप जान रहे हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन इसी परिवार का तत्व है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है। अब देखिए यह जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये H2 बनाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए। Li के साथ अगर हाइड्रोजन को देखा जाए, Li को देखा जाए तो Li यानी लिथियम की संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तिर्यक करके मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका LiH। उसी प्रकार से अगर सोडियम को देखें, सोडियम और हाइड्रोजन, तो सोडियम की संयोजकता 1 का तत्व है, 1 ही है, तो सोडियम की संयोजकता 1, H की तो 1 है ही, इसको तिर्यक मिलाएंगे क्या बनेगा, बनेगा आपका NaH। अगर हम पोटेशियम की देखें, पोटेशियम की अगर देखें तो के की संयोजकता 1 और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1, तिर्यक अगर मिला देंगे के कितना है, 1 है, तो के और H कितना है, H है, तो KH। अब यहाँ पे देखिए Li 1 है। इसी प्रकार से अगर रुबिडियम को बनाए तो RbH, अगर इसी प्रकार से सीजियम को बनाएं, CsH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CS भी 1 है, रुबिडियम भी 1 है, पोटेशियम भी 1 है, सोडियम भी 1 है, लिथियम भी 1 है। तो इन सबको, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन्होंने क्या मान लिया, R मान लिया। इनको क्या मान लिया, R, और सबके साथ H जुड़ा हुआ है तो इसलिए H। यानी कि इन तत्वों को, इन वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सबको अगर RH इस सूत्र पर देखें तो R क्या मतलब, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो R के जगह पे हम चाहे लिथियम रखें तो भी H आएगा, R के साथ चाहे सोडियम रखें तो भी H आएगा यानी सोडियम हाइड्राइड, R के साथ चाहे हम पोटेशियम को रखें तो भी H आएगा यानी पोटेशियम हाइड्राइड, R के साथ रुबिडियम के साथ भी अगर H को रखें, R के जगह पे अगर रुबिडियम को रखें तो रुबिडियम हाइड्राइड, R के जगह पे अगर सीजियम को रखें तो सीजियम हाइड्राइड। अब इसमें देखिए RH2 है, जो RH2 का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम, इसमें क्या है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम है, दूसरे में आपका क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और क्या है, मैग्नीशियम है। अब इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। जब कभी भी ये R से जुड़ेगा, H से जुड़ेगा तो H की संयोजकता 1, मैग्नीशियम H से जुड़ेगा तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, H की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अब बेरिलियम इससे जुड़ेगा और इसका तिर्यक ये और ये तिर्यक, ये जब जुड़ेगा तो बेरिलियम 1 है तो Be, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो H2, मैग्नीशियम कितना है, 1 है तो मैग्नीशियम 1, H कितना है, 2 है तो H2। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये बेरिलियम, मैग्नीशियम ये एक तत्व है और H2 क्या है, हाइड्राइड है, H2 क्या है, हाइड्राइड है। तो बेरिलियम या मैग्नीशियम को हम क्या मान ले, R मान ले, R के साथ क्या है, H2 है, इसलिए दूसरे वाले वर्ग में क्या लिखा गया है, RH2, यानी दूसरे वाले वर्ग के साथ जब कभी भी H जुड़ेगा तो कितने H रहेंगे, 2 H रहेंगे। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है आपका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है, इन सबके साथ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ अगर आपका H जुड़ेगा तो ये यही होगा BeH2, MgH2, CaH2, इस प्रकार से ही आएगा। तो ये आपका RH1, RH2, RH3 ये जो लिखा है वो है। अब ऑक्सीजन का मतलब आपको इसको भी अभी हमने बताया कि जो इसी में देखिए जो RO लिखा हुआ है, RO इस प्रकार से लिखा है, RO इस प्रकार से जो लिखा है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में जो आपका लिखा हुआ है R2O, RO और इसी प्रकार से R2O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए R2O पहले में लिखा हुआ है R2O, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या है, सोडियम, पहले में क्या है, पहले में सोडियम, लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है, संयोजकता 1,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 2। जब यह इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा Li2O और सोडियम के साथ जब जुड़ेगा सोडियम का 1 ऑक्सीजन का 2, तो ये इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा Na2O। इसी प्रकार से पोटेशियम का बनाएंगे तो K2O, रुबिडियम का बनाएंगे तो Rb2O, सीजियम का बनाएंगे तो CS2O। इस प्रकार से बनेगा। तो जहां पे Li क्या है R है, I इसमें भी 2 लगा हुआ है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इन सारे तत्वों को जो यानी वर्ग 1 के जो तत्व हैं उनको हमने क्या मान लिया, R मान लिया। R के साथ क्या लगा है 2 लगा है और इसके साथ 1 ऑक्सीजन लगा है, इसलिए 1 ऑक्सीजन। अब दूसरे में चलेंगे तो इसमें देखिए तत्व जो रहेंगे उसका भी मात्रा 1 ही रहेगा और ऑक्सीजन उनके साथ 1 जुड़ेगा। जैसे आपका ये बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे तो BeO, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे तो MgO, Ca के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे तो CaO। इस प्रकार से दूसरा में। तीसरे का अगर देखें तो तीसरा में आपका क्या है, बोरान और एल्युमिनियम है। तो बोरान और एल्युमिनियम, तो तीसरे में क्या है 2 है, O के भी साथ 2 है तो B2O2 A2O2। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। यही आपका है ऑक्साइड और जो H वाला था वही क्या है। तो देखिए इतनी सारी बातें हमने मेंडलीव की और सारणी के बारे में की। बहुत सारा मेंडलीव का हमने तारीफ भी किया और क्यों ना करें, काबिले तारीफ था ही। अब आइए कुछ मेंडलीव भाई साहब की बुराइयां भी करते हैं, क्योंकि हर अच्छे इंसान की कुछ ना कुछ बुराइयां भी जरूर। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया, सबसे पहले इन्होंने अपना नियम दिया और नियम में बताया कि भाई साहब मैं हर एक तत्वों को अब उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के ही रूप में लिख रहा हूं। जबकि लास्ट में आप देखें वर्ग 1 में तो कोबाल्ट और निकिल 2 तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट का कितना है 58.93 और निकिल का कितना है 58.71। तो देखिए इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसका परमाणु भार क्या है कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोबाल्ट को क्या किया पहले रख दिया। तो इनका ये जो इतना लंबा चौड़ा आवर्त नियम बताए वह तो क्या हो गया, फेल हो गया, उसका कोई वैल्यू भाई। जब ये उनका ऐसे आप खोजेंगे उसमें आवर्त सारणी में तो ऐसे कई तत्व आपको मिलेंगे जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, फिर भी उनको पहले रखा गया है। लेकिन इन्होंने मेंडलीव भाई साहब से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपका आवर्त नियम तो कहता है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में लिखा गया है, लेकिन यह कैसे, यह क्या है, यहाँ क्यों कोबाल्ट को आपने पहले रखा। तो इन्होंने ये बताया कि कोबाल्ट के नीचे जो RH लिखा हुआ है RH और निकिल के नीचे जो PD लिखा हुआ है, इनकी रासायनिक क्रियाएं समान होने के कारण निकिल के नीचे इन्होंने PD को रख दिया और कोबाल्ट के नीचे इन्होंने किसको रख दिया, RH को रख दिया। बोले भाई साहब कि अब गलती तो हो ही गई, आप क्या कीजिएगा बच्चों को हमारी कमियों में पढ़ा दीजिएगा ताकि बच्चे जान सकें। तो ये एक कमी तो ये रही। दूसरी कमी इनकी क्या रही कि बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनको इन्होंने एक ही श्रेणी में रखा था, एक ही वर्ग में रखा था और इन्होंने क्या बताया था कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के जो गुणधर्म है वह क्या है, समान है। एक ही तत्वों के जो सब गुणधर्म है वह क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे ये भी फेल हो गया, कुछ तत्व इनके वर्गों में ऐसे थे जिनके गुणधर्मों का कोई लेना देना था ही नहीं। दूसरी चीज कि जैसे इनके आवर्त सारणी में इन्होंने सारणी तो बना दिया। अब जैसे लिथियम और बेरिलियम को देखिए तो इसका 6.9 है लगभग और इसका 9.01 है लगभग परमाणु द्रव्यमान। अब इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के बीच इन्होंने अपने आवर्त सारणी में इन दोनों को तो सेट कर दिया, लेकिन इन दोनों के परमाणु द्रव्यमानों के बीच क्या पता कोई और भी तत्व छुपा हो, क्योंकि उसके बाद भी तो बहुत तत्वों की खोज हुई। तो एक तो ये कमी रही। दूसरा चीज कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब यह हुआ कि जिनका परमाणु भार तो एक ही हो किंतु इनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। तो
H1, H2 और H3 तीन समस्थानिक थे, जिनमें तीनों का स्थान इन्होंने निश्चित नहीं कर सका। दूसरा चीज क्या है कि देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इन्होंने स्थान एग्जैक्टली निश्चित नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है लिथियम के साथ, लिथियम का भी संयोजकता एक होती है, और लास्ट से सातवां तत्व देखिए फ्लोरीन, इसकी भी एक होती है, यानी LiH और FH भी बनाता यह H। तो Li वाले ग्रुप में H को रखा जाए कि सातवें ग्रुप में H को रखा जाए, यह चीज निर्धारित नहीं कर सका मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसलिए हाइड्रोजन के स्थानों की अनिश्चितता भी रही। तो इनके दोषों में मैंने क्या क्या आपको बताया, इन मेंडलीव के दोषों में मैंने आपको यह बताया कि कुछ तत्व इनके ऐसे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था, फिर भी इन्होंने कम द्रव्यमान वाले तत्वों को रखा, यानी कि भारी तत्वों को भी इन्होंने क्या किया, पहले रख लिया, जबकि इनका आवर्त नियम क्या कहता है कि बढ़ते हुए परमाणु भारों के रूप में रखा जाना चाहिए। तो एक तो इनमें कमी ये थी। दूसरी कमी ये थी कि इनके आवर्त में बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या थे? बिल्कुल अलग थे। तो इसलिए दूसरी कमी ये रही। तीसरी कमी ये रही कि जो इन्होंने परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा, तो बीच में पता ना कोई और भी तत्व आ जाए, इसका कोई फिक्स नहीं कर पाया मेंडलीव का आवर्त नियम। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर सका, और इसका अगला क्या है, यानी कि पांचवा चौथा जो भी हो, कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनका भी स्थान निश्चित नहीं कर सका मेंडलीव का आवर्त नियम। अब देखिए, आइए जो मैं आपको बताया हूं, इन्हीं को मैं एक लैंग्वेज में लिखता हूं ताकि आप नोट्स अच्छे से प्रॉपर्ली बना सकें। तो आइए लैंग्वेज पढ़िए कि मेंडलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भारों से संबंधित किया। किससे संबंधित किया? उनके गुणों को परमाणु भारों से संबंधित किया, और उन्होंने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, यानी आवर्तिता देखने को मिलती है। इस आवर्त सारणी में उपवर्गों को एक कॉलम में रखा गया। इस आवर्त सारणी को 8 ऊर्ध्वाधर व 6 क्षैतिज पंक्तियों में क्या किया गया? विभक्त किया गया, बांटा गया। ऊर्ध्वाधर में स्थित तत्वों को वर्ग के तत्व और क्षैतिज में उपस्थित तत्वों को आवर्त के तत्वों के नाम से हम जानते हैं। इनके आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन अंक से प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व हैं, जिनको 3 समूहों में क्या किया गया? बांटा गया। और आगे है कि शून्य वर्ग को कुछ समय अंतराल के बाद संशोधित करके मेंडलीव की आवर्त सारणी में शामिल कर दिया गया। अब देखिए, इनके गुण और इनके जो दोष हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। आप वहां से इनके गुणों और दोषों को अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।